Everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a poem, and the poem name is "Out to the West Wind," which is written by P.B. Shelley. And this is the 5th video on this particular poem. Already हम 4 वीडियोस देख चुके हैं. उनमें क्या था? फर्स्ट वीडियो में आपको ऑट टू द वेस्ट विंड का इंट्रोडक्शन मिलेगा एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओड, ये सब आपको क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में उनका आंसर्स मिलेगा. सेकंड वीडियो में आपको इसका जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है उसको हमने पढ़ा था और थर्ड वीडियो में हमने उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेंजा है उसको कवर किया. थर्ड स्ट्रेंजा हमने कल कवर किया था. आज के वीडियो में हम इसका फोर्थ स्ट्रेंजा कवर करते हैं. तो इसमें क्या चल रहा है इस पोएम में ऑट टू द वेस्ट विंड, आपको सबको मैं बार बार बता रही हूँ सारे वीडियो में कि ओड का मीनिंग है एक ऐसी पोएम जिसमें किसी एक को टारगेट किया जाता है, समथिंग और समवन स्पेशल को प्रेज किया जाता है. तो पीबी शेली का जो पोएम है ऑट टू द वेस्ट विंड, इसमें यहाँ वेस्ट विंड को टारगेट कर रहा है पीबी शेली और वेस्ट विंड को प्रेज कर रहा है, उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट है वो बता रहा है, वो कितनी पावरफुल है वो बता रहा है. तो ये एक तरह से इसकी तारीफ़ कर रहा है वेस्ट विंड की और इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारी लाइफ पे, ये सब चीज़ें हमें बता रहा है. और इसका पीबी शेली का हम ऑलरेडी एक जो पोएम है ऑट टू द स्काईलार्क वो पढ़ चुके हैं और स्काईलार्क में इसने स्काईलार्क को टारगेट किया था, उसका क्या इम्पैक्ट था हमारे पे और उसका जो कंपैरिजन है वो क्या था और स्काईलार्क की क्या क्वालिटीज़ हैं वो सारी उसने बताई थी. तो वेस्ट विंड में ये फर्स्ट स्ट्रेंजा में बात कर रहा है ऑटम सीज़न की और ऑटम सीज़न के बारे में बता रहा है कि ऑटम के टाइम में वेस्ट विंड का क्या इफ़ेक्ट रहता है. जैसे पतझड़ का मौसम है तो वेस्ट विंड जब चलती है तो क्या क्या होता है. फर्स्ट स्ट्रेंजा में ये बताया. सेकंड स्ट्रेंजा में क्लाउड पे जो बादल हैं स्काई में उन पे क्या इम्पैक्ट रहता है, वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है और इसके चलने से, वेस्ट विंड के चलने से जो हलचल है स्काई में वो क्या हलचल होती है, क्या सब कुछ होता है तो स्काई पे. थर्ड स्ट्रेंजा में ये बात कर रहे हैं ओशन की, वेव की, कि ओशन जो है उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पानी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वेस्ट विंड का. कौन से पानी पे? ओशन के पानी पे या स्ट्रीम के वाटर पे या रिवर के वाटर पे, उसमें कितनी हलचल मच रही है और जो अंडर वाटर जो भी प्लांट्स हैं, जो भी जीव जंतु इंसेक्ट्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वेस्ट विंड का. ये हमने 3 स्ट्रेंजा में पढ़ा. अब फोर्थ स्ट्रेंजा में क्या है, पोएट जो है वो मेलनकलस हो रहा है, इसका जो टच है वो मेलनकलस हो रहा है. पोएट सैड है और सैड होने का रीज़न ये हो सकता है कि वो इनका जो मैरी शेली इनकी जो वाइफ थी उनसे थोड़ा सा लाइक अच्छी नहीं बन रही थी और इनका जो सन था विलियम, मेरी शेली एंड पीबी शेली का जो सन था विलियम, उसके लूज़ होने की इनको थोड़ा सा दुख है. और ये रीज़न हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक एज जो है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसका था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था. जो भी फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति में जो भी लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या फिर लोगों पे जो भी प्रभाव पड़े फ्रांस की क्रांति पे, है ना, लोगों के साथ क्या क्या बुरा हुआ वो इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसकी वजह से ये दुखी हुए. तो हो सकता है उन्होंने वो टच ले लिया हो. तो इस फोर्थ स्ट्रेंजा पे आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल टच है और उसमें या तो इनकी पर्सनल जो फीलिंग्स है वो निकल रही है या फिर फ्रेंच की क्रांति को इन्होंने एज अ थीम मान के वो फोर्थ स्ट्रेंजा लिखा है. फोर्थ स्ट्रेंजा में ये बहुत सैड हो रहे हैं और उसके बाद इन्होंने लिखा है. हम चलो फोर्थ स्ट्रेंजा के टेक्स्ट को पढ़ते हैं. आप सब टेक्स्ट देखिए फोर्थ स्ट्रेंजा का. देखो मैंने बता दिया फर्स्ट स्ट्रेंजा में बात कर रहा है ऑटम के सीज़न का, ऑटम के सीज़न की, कि ऑटम के सीज़न पे वेस्ट विंड का क्या इफ़ेक्ट पड़ा. उसके बाद सेकंड स्ट्रेंजा में जो है क्लाउड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. थर्ड स्ट्रेंजा में वेव्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. अब फोर्थ स्ट्रेंजा में क्या बात कर रहा है, इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर. अब ये कह रहा है कि अगर मैं एक डेड लीफ होता, मैं अगर सूखी हुई या मरी हुई पत्ती होता तो क्या होता. इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी. अगर मैं एक सूखी हुई पत्ती या मरी हुई पत्ती होता, जैसे ये पतझड़ वाली टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, तो मैं भी शायद जैसे तुम ऑटम के टाइम में सूखी पत्तियों को, ड्राई लीव्स को उड़ाकर ले जाती हो, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ उड़ जाता. कब उड़ जाता? इफ़ आई वर अ डेड लीव, अगर मैं एक सूखी हुई या मरी हुई पत्ती होता तो मैं तुम्हारे साथ
उड़ जाता, मतलब तुम्हारा मेरे पे भी प्रभाव पड़ता अगर मैं एक डेड लीफ होता। सेकेंड लाइन में बात कर रहा है, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं एक क्लाउड होता, एक बादल होता तो तुम्हारे साथ उड़ जाता। जैसे सेकंड स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि क्लाउड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वेस्ट विंड का, तो ये यहाँ बात कर रहा है कि अगर मैं जो है क्लाउड होता तो तुम्हारे साथ उड़ जाता। देन थर्ड लाइन में क्या बात कर रहा है, अ वेव टू पेंट बेनेथ द पार एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ। और थर्ड लाइन में बोल रहा है कि अगर मैं एक वेव होता, वेव क्या होती है, जो धारा होती है, अगर मैं एक वेव होता, वेव धारा किसकी होती है, पानी में जो भी धाराएं बहती है, तो एक तरह से ओशन या पानी या स्ट्रीम, उनकी अगर कोई धारा है, इफ़ आई अ वेव टू पेंट बेनेथ द पार एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ। अगर मैं एक वेव होता तो मैं तेरे पार को, तेरे पावर को, जो भी तेरी शक्ति है उसको देख सकता था। मैंने थर्ड स्टेंजा में कल बताया था कि ये इतनी पावरफुल है कि अगर ये किसी तेज चलती है तो किसी ओशन को काटते हुए निकल जाती है ना, उसको डिवाइड कर देती है, एक बड़े समुद्र को, उसके पानी को डिवाइड कर देती है, उसको काटते हुए निकल जाती है। इतनी पावरफुल इसको बताई है इमेजिनेशन में पोएट ने, पीबी शेली ने हमारी पोएम में। तो यहाँ ये यही कह रहा है कि अ वेव टू पेंट बेनेथ द पार, अगर मैं एक वेव होता तो मैं तुम्हारे पावर को फील करता एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है उसको शेयर करता, है ना, अगर मैं एक वेव होता। ओनली लेस फ्री, और मैं तुम्हारी और मैं क्या करता, तुम्हारी पावर को फील करता अगर मैं एक वेव होता, और मैं क्या करता, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको देखता, और मैं पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होता। अगर मैं वेव होता तो जैसा तुम चाहती वैसा ही मैं मुड़ जाता, कहीं भी तुम मुझे मोल्ड कर सकती थी जैसे कि तुम वेव को मोल्ड कर सकती हो, है ना। इस लाइन में ये बात कर रहा है ये, तो कह रहा है द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री। ओनली लेस फ्री का मीनिंग है कि अगर मैं तुम्हारे कंट्रोल में होता और तुम्हारे पार को फील करता, और मैं अगर एक वेव होता तो मैं लेस फ्री होता। लेस फ्री इन द सेंस मैं पूरी तरह से फ्री नहीं होता जैसा कि अभी फ्री हूँ, मैं तुम्हारे कंट्रोल में होता, है ना। तुम मुझे कंट्रोल करती, तुम जहाँ चाहती मुझे इधर उधर मोल्ड कर सकती थी, जैसे कि तुम वेव को कर देती हो, और जैसे कि तुम डेड लीव्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती हो, जैसे कि तुम जो क्लाउड्स हैं उनको स्कैटर्ड कर देती हो, उनको उड़ा कर ले जाती हो। तो ये सब तभी होता जब मैं ये सब होता। देन क्या बात कर रहा है, द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल। अब इसको यहाँ इसने बोला है कि मैं लेस फ्री होता और तुम क्या हो, एक अनकंट्रोलेबल हो। वो यहाँ कॉल कर रहा है वेस्ट विंड को, क्या, अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसका वेग बहुत ज़्यादा तेज हो, और वेग बहुत ज़्यादा तेज किसका है, वेस्ट विंड का है। तो इन द सेंस कि इसकी पावर को बताएगा कि कितनी पावरफुल है, उसको बताया गया है। देन बात कर रहा है, इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड। तो यहाँ पोएट बोल रहा है पीबी शेली, अगर मैं अपने बचपन में होता, इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं अपने बॉयहुड में होता, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काइड स्पीड। तो क्या होता, देखो, इफ़ आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं अभी भी अपने बचपन में होता तो शायद मैं तुमसे कॉम्पिटिशन कर सकता था, है ना। कहने का मतलब है कि मेरा जो एज है वो अब क्या हो गया है, जैसे लीव्स होते हैं वो बहुत फ्रेश रहते हैं तो वो नहीं उड़ा सकती। अगर फ्रेश लीव होगा, अगर पत्ती हरी होगी और पेड़ पर होगी, तो शायद वेस्ट विंड की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको उड़ा के अपने साथ ले जाए। बट अगर पत्ती सूखी हुई है तो वेस्ट विंड अपने साथ उसे उड़ाकर ले जा सकती है। तो यहाँ सेम चीज़ पोएट जो है बोल रहा है कि अब मैं तेरे सामने बहुत क्या हूँ, मैं तेरे सामने पावरफुल नहीं हूँ, इसलिए शायद तू मुझे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है, बट अगर मैं अपने बॉयहुड में होता तो मैं तेरे से कंपटीशन ज़रूर करता। क्या बोल रही है, आई वर एज इन माई, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काइड स्पीड। तो क्या होता, देखो,
कॉम्रेड का मीनिंग है कंपेनियन। अगर मैं अपने बॉयहुड में होता तो मैं तेरा कंपेनियन होता। कंपेनियन का मतलब है कि मैं तेरा साथी होता, तो तू मुझे उड़ाकर नहीं लेके जा सकती थी, तो शायद मैं तेरा साथी होता। मतलब जितना तेज तू चल रही है, वेस्ट विंड को बोल रहा है, उतना तेज मैं भी चल सकता था। द कॉम्रेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, है ना, हेवन की जैसे तू हेवन पे जा सकती है, वैसे मैं भी जा सकता था एज अ कंपेनियन, तेरा कंपेनियन बन के। As then went to outstrip the sky speed, scared seemed a vision। देखो, as then went to outstrip the sky speed, जैसे तू स्काई की जो स्पीड है, जब मैं बॉयहुड में था तो मैं तेरे से कंपटीशन कर सकता था, है ना, जैसे स्काई की स्पीड थी वैसे मैं भी कर सकता था। बट अब क्या हुआ, scared seemed a vision, अब मेरे को भी डर लगने लगा है ना। अब ये कहने का मतलब इसकी ओल्ड एज आ चुकी है और ये डरने लग गया है, तो अब कह रहा है scared seemed a vision, I would never have striven। अब शायद I would never have striven, अब शायद वो सब मैं नहीं कर सकता जो कि मैं अपने बॉयहुड में कर सकता था। तो यहाँ ये भी आप बोल सकते हैं कि ये भी टच है कि पोएट कहीं ना कहीं अपने बचपन को मिस कर रहा है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को मिस कर रहा है, और वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जितना मज़ा बचपन में है उतना बड़े होने में नहीं है। बड़े होने के बाद में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ दुख झेलने पड़ते हैं। इसका मतलब जो जवानी है या जो ओल्ड एज है वो हमारे लिए सही नहीं है। एक तरह से कंपैरिजन में ये यही चीज़ बोल रहा है, स्केयर्ड सीम्ड विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन। अब मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता हूँ जो मैं पहले कर सकता था। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, पर मैं अपनी प्रेयर में क्या करता हूँ, उन अर्जेंट नीड को मांगता हूँ। एज दस विद दी इन प्रेयर, मैं तुमसे प्रेयर में इन माई सोर नीड, अपनी अर्जेंट नीड मांगता हूँ। क्या है नीड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, कि तू मुझे लिफ्ट मी एज अ वेव, एक वेव की तरह उठा ले, अ लीफ, एक लीफ की तरह उड़ा कर ले जा, अ क्लाउड, एक जैसे क्लाउड को स्कैटर्ड कर दिया था तूने वैसे तू मुझे भी स्कैटर्ड कर दे। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं ये जो लाइफ के कांटे हैं, थॉर्न आपको पता है कि इंग्लिश में कांटों को बोलते हैं। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं इस लाइफ से दुखी हो चुका हूँ, इस लाइफ के कांटों से दुखी हो चुका हूँ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, यहाँ बहुत ब्यूटीफुली पोएट ने एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डिफ़ाइन किया है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना परेशान रहता है और वो अपनी परेशानी को कैसे जो है बता रहा है। देखो क्या बोला है, स्केयर सीम्ड विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, मैं जो है इस विजन में हूँ कि अब मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं जा सकता अपने बॉयहुड में, ठीक है। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, पर मैं एक छोटी सी प्रेयर जो मेरी है अर्जेंट नीड की वो तुमसे करूँगा। प्रेयर क्या है, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे एक वेव की तरह उठा ले, और क्या करें, लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, मुझे एक वेव की तरह उठा ले, एक जो लीफ है ड्राई लीफ उसकी तरह उड़ा कर ले जा, या फिर जैसे क्लाउड पे जो तूने इम्पैक्ट डाला था अपना वैसे तू मुझे उड़ा कर ले जा अपने साथ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, मैं इस लाइफ के कांटों से परेशान हो चुका हूँ, इस लाइफ से दुखी हो चुका हूँ। ब्लीड, और मैं लहू लुहान हो चुका हूँ इन कांटों से। कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में उसके कोई कांटे नहीं चुभे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ से पूरी तरह परेशान है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा मेलनकलस टच है, बहुत ज़्यादा सैड है, और अपनी पोएम के थ्रू वो अपना सोरो दिखा रहा है दैट कि ही वाज सैड, बहुत ज़्यादा सैड, और वो ये फील करवा रहा है हमें कि, और आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फील होगा कि सच में शायद पीबी शैली बहुत ज़्यादा दुखी थे। और वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी बता रहे हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी इतना दुखी होता है कि उसको फील होता है कि मुझे जो ये लाइफ के कांटे हैं उनसे कोई ऐसा आए, कोई ऐसी हवा चले जो मुझे इन लाइफ के कांटों से दुखी कर दे और मुझे उड़ाकर ले जाए। मैं बहुत ज़्यादा ब्लीड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लहूलुहान हूँ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, ब्लीड, A heavy weight of hours has chained and bowed. A heavy weight of hours, ये जो घंटे हैं निकल ही नहीं रहे हैं मुझसे। Has chained and bowed, मैं इनमें पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। One too like thee, tameless and swift and proud. One too like thee,
तुम भी उसी की तरह हो, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड, मुझे प्राउड फील करवाने वाले। सो ये हमारा आज का 4th स्टेंजा था। आई होप आपको 4th स्टेंजा अच्छे से समझ आया होगा कि जो पोएम है उसमें पोएट क्या बोलना चाह रहा है। 4th स्टेंजा बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया है पोएट ने, पीबी शेली ने, और उसमें अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच बताया है उसने, और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ कैसी होती है वो उसने बताया है। वो प्रे कर रहा है वेस्ट विंड से कि तू मुझे ये लाइफ में जो मैं जकड़ा हुआ हूँ उससे दूर लेकर जा, जैसे तूने एक पत्ते को उड़ाकर ले गई थी, जैसे तू एक क्लाउड को उड़ाकर ले गई थी, या फिर जैसे तू जो वेव है उनको तूने चीर दिया था, वैसा तू मेरी लाइफ को भी बना दे, मतलब स्मूथ बना दे, मुझे ऐसा बना दे कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो, क्योंकि मैं अब तेरे सामने पावरफुल नहीं हूँ। मैं तेरा कंपेनियन तब ज़रूर बन सकता था जब मैं बॉयहुड में था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक बार टेक्स्ट के साथ ये वीडियो देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।